देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में कल 2 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। देखिए, स्टार्टिंग के 7 से 8 क्वेश्चंस जो है मैं आपको हिंदी के बताने वाला हूं। सबसे ज्यादा हिंदी में क्वेश्चंस दोस्तों रस, अलंकार, छंद, समास और पदबंध से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक ना, जरूर आप लोग इन 4 टॉपिक को कर लीजिएगा। देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि काव्य गुणों में राजा किसे माना गया है। प्रसाद गुण को काव्य गुणों में राजा माना गया है। रिवाइज करते चलिए। देखिए, सेकंड क्वेश्चन, यह जीवन क्या है, निर्झर है में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। अगर से, सा, से जैसे आता तो फिर उपमा अलंकार होता। यहां पर जीवन को बिल्कुल निर्झर ही बोल दिया गया है। जैसे आप चांद हो तो फिर उसमें रूपक अलंकार है, आप चांद के जैसे हो या दिखते हो तो फिर वहां पर उपमा अलंकार है। यह आपको पता होना चाहिए। संज्ञा के कार्य करने वाला जो पद समूह है उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। ठीक ना, संज्ञा के कार्य करने वाला जो पद समूह होता है उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। ठीक ना, और क्रिया या क्रिया के जैसे कार्य करने वाले उसको क्रिया पदबंध कहते हैं। क्रिया विशेषण पदबंध भी होता है। ठीक है, इनको प्लीज कर लेना। छंद पढ़ते समय विराम स्थल को क्या कहते हैं। दोस्तों, छंद पढ़ते समय जब विराम आता है ना, ठहराव, तो उसको यति कहते हैं। यति कहते हैं। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इसमें यमक अलंकार है। छंद के कितने भेद है। छंद के दोस्तों 4 भेद है। इसी में से 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, लिख लीजिएगा आप लोग इसको। छंद के कितने भेद है, 4 भेद है। छंद से संबंधित गुणों की संख्या कितनी है, सॉरी गणों की संख्या कितनी है, तो यह है 8। ठीक है, छंद से संबंधित गणों की संख्या 8 है। ठीक ना, सममात्रिक छंद कौन सा है दोस्तों। सममात्रिक जो छंद है यह है चौपाई। चौपाई को सममात्रिक छंद कहा जाता है कि छंद में 26 मात्राएं होती है। गीतिका छंद में 26 मात्राएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, उसे क्या कहते हैं। देखिए, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंकार के कितने भेद है। दोस्तों, अलंकार के 3 भेद होते हैं। ठीक है, अलंकार के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपक अलंकार से पूछा गया। बन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में अलंकार कौन सा है, रूपक अलंकार है। उसी का रूप दे दिया गया है। ठीक ना, रूपक अलंकार है। छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, गण। ठीक ना, छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, गण। आगे बढ़ते हैं। निश्चल शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है, देख लीजिए। और देखिए, इंग्लिश के ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, उसके बाद आइडम्स, फ्रेज, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं दोस्तों। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ज्यादातर आपको इंग्लिश के देखने को मिलेंगे। ठीक है, टॉपिक वही सेम है। देखिए, एक क्वेश्चन यह है कि वन ऑफ दिस मेन, और यहां पर सब 4 ऑप्शन में हेल्पिंग वर्ब होंगे, प्लूरल एंड सिंगुलर। तो यहां पर कौन सा वर्ब लगेगा, तो यहां पर दोस्तों सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अगर इज हो तो इज लगाना है, वॉज हो तो वाज लगाना है, प्लूरल नहीं लगाना, वर हैव नहीं लगाना है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये है हमारा रूल। नन ऑफ के बाद नॉन या प्रनॉन तो प्लूरल आएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगा। ए पेंटागन, देखिए ए लग गया ना आर्टिकल, तो इसको फिक्स कर दिया, तो यहां पर इज लगेगा या वॉज लगा सकते हो। ठीक है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। द ओल्ड मैन फेल, और आपको पता है दोस्तों, जब कोई चीज एक सतह को छोड़ता है तो ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। जैसे टेक ऑफ, हवाई जहाज उड़ा, तो उसमें ओ डबल एफ वाला प्रीपोजिशन यूज होता है। ध्यान रखिएगा। छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं। छंद की प्रत्येक पंक्ति को चरण कहते हैं। छंद की प्रत्येक पंक्ति को चरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश का जो है आइडम्स, टू एंड फ्रो, इसका मतलब है बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड। ठीक है ना, बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड। अपसारी लेंस किसे कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी और अभिसारी उत्तल लेंस को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहली गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी। दोस्तों, पहली गैर कांग्रेसी सरकार जो है ये 24 मार्च 1977 को बनी थी। कब बनी थी, जब आपको पता है दोस्तों 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था। तो उसके बाद आपको पता है बहुत ज्यादा जो है सरकार की आलोचना हुई थी। उसके बाद जो है पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी जब चुनाव हुआ था 76 के बाद 1977 में, 24 मार्च 1977 को। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। आगे बढ़ते हैं। कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष रहे, इसका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रपति है जो कि लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है, तो पाक जल संधि जो है दोस्तों ये भारत और श्रीलंका के बीच है।
ठीक ना, भारत और श्रीलंका के बीच है। देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत से जो है क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन ये नहीं पता है कैसे आए थे। तो मैंने यहाँ पर सारे स्रोत लिख दिए हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ये जो ऊर्जा है ये नवीकरणीय है, मतलब रिन्यूएबल, जिन्हें दोबारा बनाया जा सकता है। और जो अनवीकरणीय, इन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता। जैसे इसमें जीवाश्म ईंधन आ जाता है, कोयला आ जाता है, पेट्रोलियम आ जाता है, प्राकृतिक गैस, ये सभी जीवाश्म ईंधन ही है। उष्मीय ऊर्जा आ जाता है, ठीक है, थर्मल एनर्जी। द्वैध शासन का अंत हुआ भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। द्वैध शासन का मतलब दोहरी शासन प्रणाली हो, उसको अंत कर दिया गया। मोंटेस्क्यू चेसमफोर्ड अधिनियम से क्वेश्चन आए हैं। ये कब लागू हुआ? तो 8 जुलाई 1918 को, ठीक ना, 8 जुलाई 1918 को मोंटेग्यू चेसमफोर्ड अधिनियम पारित हुआ। महिलाओं को मताधिकार देने वाला पहला राज्य भारत का मद्रास। देखिए, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा था? ये दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 को, इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि वी.आर. अंबेडकर जी ने जो है ना, कौन से मौलिक अधिकार को जो है ना संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जिसके अंतर्गत 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो कि जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 में है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि किस अनुच्छेद को कहा, तो ये आप बता देंगे 32 को, ठीक ना। कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? ये अनुच्छेद 44 है, समान नागरिक संहिता से संबंधित है, अनुच्छेद 44। कानून का समान संरक्षण या कानून के समक्ष समानता किस देश से लिया गया है? तो ये प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और देखिए, सेरेब्रम से क्वेश्चन आया था कि मनुष्य में बुद्धि का केंद्र, सोचने का केंद्र, समझने का केंद्र कौन सा है? तो ये सेरिब्रम है, सबसे बड़ा वाला भाग सेरिब्रम, ठीक है। एक सेरिबलम है, तो सेरिबलम छोटा है जिसे लघु मस्तिष्क कहते हैं, और सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा वाला भाग है। इसमें समझना, सोचना, मनुष्य में बुद्धि का केंद्र, ये सभी यही है, ठीक ना, सेरिब्रम है। श्रीलंका की 2 राजधानी, एक कोलंबो और एक श्री जयवर्धने है। और ये आपको पता होना चाहिए कि जो श्री जयवर्धने है ना, ये श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी है, लेजिस्लेटिव कह सकते हो, कैपिटल है। और अगर आपसे पूछा जाए कि व्यापारिक और वित्तीय राजधानी कौन सी है, तो आपको बताना है कोलंबो। जैसे भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है, ठीक ना, वैसे ही। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कर्नाली। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्नाली नदी है। पदबंध के कितने भेद है? 5। पदबंध के 5 भेद है, ठीक ना। विद्युत हीटर में तार की कुंडली किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है, ठीक ना। विद्युत हीटर में तार की कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है। और विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है, और उसका आपको पता होना चाहिए लगभग 3400 के आसपास उनका जो है ना मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ चुके हैं। छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? गण, ठीक ना। छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? पढ़ लीजिएगा। राहुल फुटबॉल खेलकर चला गया, इसमें कौन सा पदबंध है? तो जहां देखिए, आपको जो है ना सेंटेंस के लास्ट में चेक करना है। अगर क्रिया आएगा तो क्रिया पदबंध, विशेषण आएगा तो विशेषण पदबंध, जैसे राहुल के बारे में कुछ बता रहा है विशेषता। अगर संज्ञा ही आए तो फिर संज्ञा पदबंध। ध्यान रखिएगा, क्रिया विशेषण पदबंध 5 होते हैं। चलिए, मैथ के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बहुपद के मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसके मूलों का गुणनफल क्या होगा? तो देखो गाइस, गुणनफल और योगफल ये दोनों क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो, मूलों का अगर आपसे योगफल पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा जमा में बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटे में सी। और मूलों का गुणनफल जो होता है ना, ये होता है अल्फा गुना में बीटा इज इक्वल टू सी बटे में ए। तो बस इसमें देख लीजिए, पहला जो होगा 4, ये ए होगा, -4 बी होगा, और 1 जो है ये सी होगा। तो बी क्या है? -4 है, माइनस लगाइए, ब्रैकेट में माइनस करिए और बटे में सी कर दीजिए, 1 कर दीजिए, तो आपका आंसर 4 आ जाएगा, ओनली 4 प्लस में, ठीक ना। और अल्फा गुना में बीटा गुणनफल अगर निकालेंगे तो 1 बटे में आपका 4 आ जाएगा। देखिए, ये वाला क्वेश्चन, इसका क्या रूल है मैं आपको बताता हूँ। इसका रूल क्या कहता है ना कि त्रिभुज के अंतर 2 कोनों का योग जो है ना बाहरी कोण के बराबर होता है। इस तरीके से फाइंड कर सकते हो आप। 34 प्लस में 30 कर लेंगे तो आपका 64 हो जाएगा आंसर। अगर इस तरीके से आपको करने नहीं आ रहा है तो दूसरा तरीका क्या है, देखो आपको पता है दोस्तों, एक स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 का होता है, जिसे रिजु कोण कहते हैं। अब मैं क्या करता हूं, इस ट्रायंगल, आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, तो अंदर के 2 कोण दे रखे हैं और इसको मैं बाई मान लेता हूं, ठीक ना। तो मैं क्या करूंगा, 180 में से दोनों कोनों का योग जोड़ के घटा दूंगा। 180 में से त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, तो 64 जब घटाऊंगा तो 116 आ जाएगा। और
एक स्ट्रेट एंगल पर बना जो एंगल होता है ये 180 का होता है। तो y हमें पता चल गया 116 डिग्री का है, x पता करना है तो 180 में से 116 घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा 64। इधर से करें इधर से बात वही है।